is correct. Controlling inflation in India, the responsibility of government of India only. Extreme statement. The Reserve Bank of India has no role in controlling the inflation. ये भी गलत हो गया. तो डिक्रीज नो हो गया, एक्सट्रीम ओनली हो गया. एक्सट्रीम, द डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प्स कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन. ये सबको पता होगा मनी सप्लाई के बारे में. जितनी ज़्यादा मनी सप्लाई होगी इन्फ्लेशन उतना बढ़ेगा, जितनी कम मनी सप्लाई होगी उतना इन्फ्लेशन घटेगा. द इंक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन. सो सेम बात है, दोनों अपोजिट स्टेटमेंट है. घटेगा तो इन्फ्लेशन घटेगी, बढ़ेगी मनी सप्लाई तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी. तो ये जो इसका आंसर है वो सी है. और पहली जो दो स्टेटमेंट है वो आपने एक्सट्रीम बेस पे एलिमिनेट कर दी, और जो दूसरी दो स्टेटमेंट है उसमें थोड़ी सी नॉलेज आपको यूज करनी पड़ेगी. सो ये है. और आपका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है. हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्रैक यूपीएससी विद अस. एंड आज जो हम लाए हैं 2015 जो प्रीलिम्स हुआ था उस पे उसके जो कुछ क्वेश्चन हैं जो हम ट्रिक्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक के साथ सॉल्व कर सकते हैं. तो वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो सब हम बेसिकली देखेंगे. सो जो ये मेरे पास सी सीरीज़ है, तो सी सीरीज सॉरी ए सीरीज़ है. और ए सीरीज़ में हम क्वेश्चन जो देखेंगे वो हम बेसिकली 2015 के जो क्वेश्चन है. तो उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तो उनको भी ये बेनिफिट मिलेगा कि कैसे वो एलिमिनेशन टेक्निक को अपने एग्ज़ाम में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कैसे अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं. अगर आपका क्वेश्चन आप 40 और 35-40 क्वेश्चन कर पा रहे हैं अपनी नॉलेज के साथ बिना किसी एलिमिनेशन टेक्निक के, तो 20-25 और 15-20 क्वेश्चन आप इन एलिमिनेशन टेक्निक के साथ कर सकते हैं बिना. अगर आपको नॉलेज भी नहीं है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनकी बेसिकली यूँ का वीक पॉइंट रहता है, जैसे साइंस एंड टेक के क्वेश्चन रहते हैं, या फिर आपके एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, या फिर आपके एनवायरमेंटल रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं. तो वैसे क्वेश्चन या ज्योग्राफी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहते हैं, वो काफ़ी लोगों का एक वीक पॉइंट भी रहता है. तो अगर उनको बिना किसी मीन्स ज़्यादा नॉलेज पूरे बिना भी आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सो जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज इसमें, वैसे तो हम सभी क्वेश्चन भी देख सकते हैं. जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना किस लिए शुरू की गई थी, तो वो है प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री. और जो फिर 14 फाइनेंस कमीशन, ये काफ़ी पुराना है. जो इसमें जो वो डिवाइजिबल पूल था, सेंट्रल डिवाइजिबल पूल, वो 32% से 42% किया गया था, और 15 फाइनेंस कमीशन ने ये घटा के वापस 41% कर दिया है. तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्व करने का मतलब ही यही है कि आप उसके बेस पे जो करंट पे सिचुएशन हो रही है उन पे फोकस करें. तो बेसिकली 14 फाइनेंस कमीशन अब आपके इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन 15 फाइनेंस कमीशन है, तो आप उसके बारे में, उसका टर्म ऑफ रेफरेंस आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, और उसका क्या किस बेसिस पे उसने डिवाइजिबल पूल तैयार किया है, तो वो सब देख सकते हैं आप. ये फोटेल्जा डिक्लेरेशन, ब्रिक्स का कोई लेटेस्ट जो डिक्लेरेशन हुआ है उस पर आप उसको आप देख सकते हैं. ये ब्रिक्स का डिक्लेरेशन था. वैसे ही टैक्स टू जीडीपी, डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो का मतलब क्या हुआ. इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तो उसका मतलब है कि स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट. अगर डिक्रीज हो रहा है टैक्स टू जीडीपी रेशियो, मतलब जीडीपी के टैक्स, डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो, मतलब उसका जो मिसमैच है वो कम हो रहा है. तो वो बेसिकली किस वजह से हो रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो हुआ है वो कम हो रही है. वैसे ही हमारा जो हम बेसिकली हम क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम ट्रिक्स यूज़ करेंगे. वो हमारा क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है कि फॉलोइंग द नेशनल पार्क यूनिक बीइंग ए स्वैम्प एंड फ्लोटिंग वेजिटेशन एंड स्पोर्ट. तो ऐसे क्वेश्चन के बारे में, जैसे जितने भी यहाँ ये नेशनल पार्क दिए उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप ये कलेक्ट कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का. अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो ये चारों के बारे में कुछ ना कुछ आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा. लेकिन जो इसका आंसर है वो क्यूबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, और लोकतक लेक में है ये. यहाँ ये फुमडीज़ है और डांसिंग डियर के लिए फेमस है. सो ये सब छोटी छोटी बातें आप इन चीज़ों को आप बेसिकली आप नोट कर सकते हैं, और आप अपना जो नॉलेज है इस तरह एनहांस कर सकते हैं. आप पूरे इंडिया के नेशनल पार्क को याद नहीं कर सकते हैं, वो जो लेटेस्ट न्यूज़ में हैं और प्रीवियस ईयर के 5-6 साल के पुराने क्वेश्चन पेपर में जो अपीयर्स हुए हैं, चाहे ऑप्शन में है आंसर सही गलत है,
में नहीं है, फिर भी आप उनको स्टडी कर सकते हैं। और फिर जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो है, हाँ ये क्वेश्चन बेसिकली हम ट्रिक्स से सॉल्व कर सकते हैं। तो व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर। सो इम्पैक्ट पूछा है, मतलब कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ही पूछा है उसका मत तो आपको यहाँ क्या देखना है कि जो भी कोई ऐसा नेगेटिव ऑप्शन में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट बताया है उसको आपने सही मार्क करना है। और अगर कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो उसको आपने बेसिकली एलिमिनेट करना है। तो इसमें जो है आपको एक्सेस इम्पैक्ट पूछा है, अगर हम एक्सेसिव यूज़ करें नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र का तो उसके एक्सेसिव इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे, प्रोलिफ्रेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल कैन अकर। तो ये एक पॉजिटिव मतलब प्रोलिफ्रेशन का मतलब हुआ प्रसार, उसका मतलब मीन्स इट्स एक्सपेंडिंग। सो वो अगर नाइट्रोजन फिक्सिंग है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सपेंड कर रहे हैं तो वो एक सॉइल के लिए अच्छी बात है। सो बेसिकली ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। तो मतलब ये हमारे ऑप्शन से बाहर हो जाएगा। तो उस बेस पे हम अगर एलिमिनेट करेंगे तो इसका ऑप्शन ए और ऑप्शन जो डी है वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। और इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ सॉइल कैन टेक प्लेस। सो एसिडिटी इंक्रीज होगी तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो इस हमारा सीधे सीधे सही हो गया। लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू द ग्राउंड वाटर कैन अकर। लीचिंग की ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो हमारा जो ऑप्शन आंसर है वो उसका 2 एंड 3 हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जैसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर conservation of nature and natural resources IUCN and the convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora sites, which of the following statement are correct। so जो एक रूल है वो है कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमेशा बेसिकली जो अगर मेंशन की है तो वो ज़्यादातर जो ऑप्शन हुआ है वो इनकरेक्ट रहता है। तो अगर इसमें IUCN इज़ एन ऑर्गेन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। सो इसका मतलब एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया कि ये UN का पार्ट है, बट ऐसा नहीं है। ये IUCN एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ ये जो साइट्स है वो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में। तो ये जो हाफ ऑफ आधी स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बताई है इसकी IUCN की वो गलत बताई है। और फैक्ट भी ये एक रूल भी है कि मतलब जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर कहीं दी हो ऑप्शन में तो वो ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो उस वजह से हमारा एक कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे जो सीधा सीधा ऑप्शन बचता है वो 2 एंड 3 बचता है। तो आपको यहाँ 2 और 3 देखना भी नहीं है, अगर आप पढ़ेंगे तो भी आपको लगेगा कि बिल्कुल सही हो सकती है। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो वो है विद रेफरेंस टू फ्लाई ऐश। सो फ्लाई ऐश बेसिकली क्या है, ये इसको ये जो कोल से ये बर्न करने के बाद जो ऐश बचती है वो फ्लाई ऐश है। और उसका यूज़ बेसिकली सीमेंट में ज़्यादा यूज़ किया जाता है उसको। बट उसके अगर फ्लाई ऐश प्रोड्यूस्ड बाय द पावर प्लांट यूजिंग कोल एज फ्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ऐसा साइंस टेक से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें स्टेटमेंट में कैन बी हो तो उसकी सारी स्टेटमेंट सही रहती है। अगर कैन बी यूज है किया गया है स्टेटमेंट में तो वो सारी स्टेटमेंट सही रहती है। तो फ्लाई ऐश कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स एंड फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। अब आपको पता भी नहीं है फिर भी आप इसको करेक्ट कर देंगे। फ्लाई ऐश कैन बी यूज एज अ रिप्लेसमेंट फॉर द सम ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट कंटेंट ऑफ द कंक्रीट। सो ये भी आपको सही लगेगा। तो फ्लाई ऐश इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ ओनली ओनली मतलब एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो जहाँ भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगी वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट इनकरेक्ट ही होगी। तो एंड डज नॉट कंटेन ऑन एनी टॉक्सिक एलिमेंट। सो ये मीन्स एक्सट्रीम स्टेटमेंट है एनी ओनली। तो ये आप सीधा सीधा 3 को कैंसिल आउट करोगे तो 3 वाले स्टेटमेंट कैंसिल हो जाएगी और 1 और 2 ऐसे ही हमारी सही है। तो यहाँ 1 और 2 भी सही हो गई। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम वो है विद रेफरेंस टू डगोंग ए मैमल फाउंड इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तब ये आपको पता है नहीं पता है वो हमारे को यहाँ कुछ से कुछ नहीं लेना है। हमारे पास एक एलिमिनेशन टेक्निक है जो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करेगी। तो इट इज़ हर्बीवोरस मरीन एनिमल। तो ये आपको पता नहीं है या नहीं है। इट इज़ फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया। अब ये बहुत ही एक्सट्रीम और प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है। एंटायर कोस्ट, अब एंटायर कोस्ट देखेंगे हमारा तो गुजरात से फिर केरला हो, केरल और तमिलनाडु, सबका जो एनवायरनमेंट है वो अलग है। गुजरात एक डेजर्ट
स्टेट है मोस्टली, और फिर आप महाराष्ट्र कोंकण जो कोस्ट है, और फिर आप केरल के जैसे कोस्ट है वो काफ़ी ही डिफरेंट है उस बेसिकली एनवायरनमेंट में, टेम्परेचर में, और रेन की अवेलेबिलिटी में, और बस और हर चीज़ में डिफरेंट है वो। मतलब सबका एक सेम एनवायरनमेंट नहीं है, तो कोई भी ऐसी चीज़ एनिमल है या कोई मरीन कोई भी एक्वेटिक एनिमल है, उसका वो बेसिकली हर जगह नहीं पाया जा सकता है, या उसके लिए एक सर्टन कंडीशन है होती है उस जिस कंडीशन में वो प्रॉस्पर कर सकता है। तो ये एंटायर कोस्ट मतलब ये काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है जो कि आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये दो नहीं है। सो इट इज़ गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब आपको ये सब पता नहीं है, तो आपको पता क्या है कि आपकी दूसरी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो यहाँ दो वाली स्टेटमेंट कैंसिल आउट कर दी, तो आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, उसमें से आपने एक, अब आपके चांसेस गलत और सही होने के 50-50% है। अगर आपको इससे पहले एक भी चीज़ पता नहीं होती तो आपके जो गलत और सही होने के चांसेस रहते वो 75% चांसेस ऐसे थे कि आप गलत हो सकते थे। अब यहाँ 50-50 हो गया, तो इसका जो आंसर है बेसिकली वो सी है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विद रेफरेंस टू द यूज़ ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन द हेल्थ सेक्टर। सो जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी होगी और उसमें जो स्टेटमेंट होगी उसमें कैन भी यूज किया है, या ऐसी पॉसिबिलिटी बताई गई कि ऐसा हो सकता है। अगर कोई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जिसमें कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट हो रही है, मीन्स डे बाई डे उसमें आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, तो उस हिसाब से उसमें मीन्स पॉसिबिलिटीज़ बताई गई है क्वेश्चन में। कैन भी है, ऐसी स्टेटमेंट है, और एक ऐसी स्टेटमेंट सही होगी। और लेकिन अगर कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट क्लेम की है कि ऐसा हो ही नहीं सकता या ऐसा ही हो सकता है, तो वो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सो ये टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इज़ मेड पॉसिबल बाय नैनो टेक्नोलॉजी। सो ये पॉसिबिलिटी बताइए कि भाई ऐसा पॉसिबल है, और नैनो टेक्नोलॉजी कैन लार्जली कंट्रीब्यूट टू जेनेट थेरेपी। तो ये दोनों ही मतलब कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है, तो यहाँ जो आंसर है वो 1 और 2 हो जाएगा। तो एक आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, एआई है, मशीन लर्निंग, और कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो कॉन्टीन्यूसली डेवलप हो रही है, जेन एडिटिंग, वो सब अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है, तो अगर उसमें ऐसा कोई स्टेटमेंट है जिसमें कैन भी है, और ऐसी स्टेटमेंट है जो बेसिकली पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि ऐसा फ्यूचर में हो सकता है या ऐसा हो रहा है, बट एक्सट्रीमली क्लेम नहीं किया है, तो वो सारी स्टेटमेंट सही हो जाएगी। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, अब जैसे ये क्वेश्चन है इसमें एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया ये सब दिया है कि भाई ओके वो तो हमारा गैंगेटिक डॉल्फिन है, बट यहाँ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है, क्या है। और ऑलिव रिडली टर्टल के बारे में, घड़ियाल के बारे में, मैक्सिमम इन चीज़ों के बारे में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको आइडिया हो, तो बेसिक आइडिया हो, डीप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं। बेसिक की कहाँ पाए जाते हैं, कौन सा एनवायरनमेंट ज़रूरी है, और ये किस एरिया में किस वाटर में, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर किस में वो पाए जाते हैं, और इंडिया के कौन से एरिया में पाए जाते हैं। तो वो सब थोड़ा सा आपको IUCN इसका क्या स्टेटस है वो भी आप देख सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जैसे जो पॉलिटी के क्वेश्चन है उसमें हमारा जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाला जो सेगमेंट है वो काम नहीं करता है, जैसे कि जगह नो है, एवरी, नेवर है, एवरीवन है, ओनली है, ये पॉलिटी वाले सेक्शन में क्यों नहीं काम करता है, बिकॉज वहाँ एक्सेप्शंस है। जैसे कि राज्यसभा हैज़ नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड द मनी बिल, तो ये उनको नहीं है सच में पावर, तो ये बेसिकली ये स्टेटमेंट सही है। तो राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड ऑफ ग्रांट, वो बिल्कुल सच बात है कि वो नहीं कर सकता है। राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये गलत है, लेकिन ये आपको इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए पॉलिटी में, बिकॉज सच ऐसी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि गवर्नर ये चीज़ नहीं कर सकता है, राज्यसभा ये कर सकती है, ये नहीं कर सकती है, राज्यसभा के पास भी कुछ स्पेशल। So only Rajya Sabha can start impeachment process for a vice president. Same only Rajya Sabha can bring if they want any all India service, so राज्य सभा से ही वो स्टार्ट हो सकता है। सो ऐसा सब कुछ है जो फिर लोकसभा की भी कुछ पावर्स हैं, वो भी एक्सट्रीम है जो राज्यसभा के पास नहीं है। जैसे यहाँ है कि मनी बिल सिर्फ वोटिंग लोकसभा में ही हो सकती है, तो वो सब है, वो एक्सट्रीम चीज़ें हैं दोनों पॉलिटी में। तो वो ये वाला जो एक्सट्रीम रूल है कि भाई जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है वो
सो वो पॉलिटी वाले सेक्शन में काम नहीं करती है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप गलत ना कर दें कि भाई यहाँ तो ओनली है, नो पावर है, ऐसा काम नहीं हो सकता। तो पॉलिटी वाले सेक्शन में आप ये सब ना करें। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो होगा कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी, बिकॉज़ यहाँ पॉलिटी और इकोनॉमी के क्वेश्चन ज़्यादा है तो उस वजह से इसमें आपको ज़्यादा ये जैसे ही क्वेश्चन है 49th। अब इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन क्लाइमेट फंड इज आर करेक्ट? इट इज़ इंटेंडेड टू असिस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज इन एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिस टू काउंटर क्लाइमेट चेंज। अब ये ऐसी गोलमोल सी स्टेटमेंट है, कुछ भी यहाँ क्लेम नहीं किया है, लेकिन ऐसी स्टेटमेंट ज़्यादातर सही रहती है, बट यहाँ ये गलत बताई गई है। और इट इज़ फाउंडेड अंडर द एजीज ऑफ, और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा और ज़्यादातर गलत ही बताई जाती है। तो यहाँ इसकी फाउंडर ऑर्गेनाइजेशन बताई है, उसमें से एक एक दो बीच में ये तीन चार दे दिए इन्होंने, एक गलत डाल दी है जो कि ग्रीन क्लाइमेट फंड को का फाउंडर नहीं है। तो इस वजह से दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ गलत हो गई है। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, या एमनेस्टी इंटरनेशनल इज़, सो जितनी भी ये इंटरनेशनल ऐसा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, जिसमें ऐसा इंटरनेशनल आ रहा हो बाद में। हाँ, कुछ ऐसे भी है जिसमें एटॉमिक इंटरनेशनल समथिंग समथिंग और बहुत बड़ा नाम है, और इंटरनेशनल मीन्स कहीं बीच में आ रहा है, वो सब नहीं। लेकिन ऐसे जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है या वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल है, वो बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो है एनजीओज है। तो यहाँ जो पूछा है कि एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन टू हेल्प रेफ्यूजीज of civil wars, a global human right movement, a non-governmental voluntary organization. So ये NGO है. So to help very poor people, a intergovernmental agency to cut to cater to medical emergencies and war ravaged region. तो इसका आंसर जो है ये कि ये NGO है। सो आपको ये ध्यान रखना है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, ऐसे भी जो इतने भी इंटरनेशनल टाइप के ऐसे नाम है वो बेसिकली NGOs है। सो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो है विद रेफरेंस टू आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बेसिकली ये इसमें कुछ ऐसा नहीं है हमारा जो इसमें हम अपना ट्रिक्स यूज़ कर सकें। सो अगला हमारा क्या है, जैसे कि हाँ या 55, तो विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री which of the following is are essential elements of feudal system? So a very strong centralized political, a very extreme statement, a very weak centralized political authority and very weak provisional local political authority। तो ये extreme है, ये हम eliminate कर देंगे। अगला है emergence of administrative structure based on the control and possessions of land, creation of land vessels and relationship between the feudal lord and the। तो ये जो दो स्टेटमेंट ऐसे ही गोल मोल कर रही है, और कुछ खास आपको ना तो लगेगा कि ये सही है गलत है कुछ। अगर आपको पता है तो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं है पता तो आप यहाँ आइडिया नहीं लगा सकते हैं। तो अगर आपने पहली स्टेटमेंट कैंसिल आउट कर दी है, एलिमिनेट कर दी है, तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन बचेंगे, और आप दो में से एक को चूज़ करेंगे तो आपके 50% चांसेस है कि आप सही चूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ जो ऑप्शन सही है वो है 2 और 3। और फिर आपका जैसे यहाँ क्वेश्चन है कि भाई इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स, तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये बेसिकली आपको याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, बहुत लोगों को लगता है कि इंडिया इसका मेंबर है, बट नहीं है मेंबर। तो अगर आपको ये पता है कि आसियान का मेंबर नहीं है तो दो वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। अब बचा क्या, ईस्ट एशिया समिट। तो ये ईस्ट एशिया समिट इसका इंडिया मेंबर है। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, जैसे कि 60th क्वेश्चन है। अब 60th क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। से ये एक फैक्ट जैसा बताया है, तो ये फैक्ट भी ज़्यादातर गलत ही रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट आप एलिमिनेट करेंगे तो इससे एलिमिनेट दो हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे
डी एंड ए एलिमिनेट हो जाएंगे। नो अमाउंट कैन बी withdrawn from the consolidated fund of India without the authorization from the parliament। अब ये स्टेटमेंट एक बेसिक यूपीएससी का जो स्टूडेंट है उसको पता होगा कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी कोई भी फंड बिना पार्लियामेंट के अथोराइजेशन के नहीं विड्रॉ किया जा सकता है। तो ये बहुत ही ईजी स्टेटमेंट रखी है। और अगली जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी एक्सट्रीम बताई गई है। ऑल द डिसबर्समेंट मेड फ्रॉम पब्लिक अकाउंट ऑल्सो नीड द अथोराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट। तो ये थोड़ी सी शेकी सी स्टेटमेंट है, तो इसको आप एलिमिनेट करेंगे तो ओनली 2 और 3 बचेगा आपके पास। सो अगला क्वेश्चन जो है वो है आपके पास अगला आपका क्वेश्चन है तो with reference to the Indian Ocean Rim Association and for regional cooperation, consider the following statement. So it is established very recently मतलब ये extreme statement डाल दी है इन्होंने। Sorry for noise coming out। सो ये वेरी रिसेंटली एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो आपका वेरी रिसेंटली इन रिस्पॉन्स टू इंसिडेंट ऑफ पायरेसी एंड द एक्सीडेंट ऑफ ऑयल स्पिल। तो इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन वेरी रिसेंट तो है नहीं, और इट इज़ एन अलायंस मेंट फॉर मेरी टाइम सिक्योरिटी ओनली। तो ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि सिर्फ मेरी टाइम सिक्योरिटी की बात होगी। लेकिन पहली वाली स्टेटमेंट में क्या बता रहा है कि पायरेसी और ऑयल स्पिल के बारे में, तो वो पहले ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो यहाँ जो दोनों ऑप्शन वो है गलत। तो आप इजीली एक्सट्रीम स्टेटमेंट के बेस पे इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। और अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है जी अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है जैसे अभी क्लासिकल लैंग्वेज है तो ये आपको बेसिकली आपको ध्यान रखना है कौन सी लैंग्वेज कब ऐड की है। और 5-6 लैंग्वेजेस है तो 6-7 लैंग्वेजेस है तो आपको उनके बारे में आइडिया होना चाहिए। सो आपको ये जो उड़िया है, तेलुगु है, तमिल है और मलयालम है, कन्नड़ है, संस्कृत है। तो ये जो लैंग्वेजेस है उनका ध्यान आपको बेसिकली याद रखना है। अब यहाँ जो फिर से वही आ गया वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो ये एक एनजीओ है। तो यहाँ पूछा भी इट इज़ अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। द concept of biodiversity hotspot originated from this organization. It identifies the sites known referred to as important bird and biodiversity area। बेसिकली यहाँ इसमें एनजीओ और ये सब चीज़ के बारे में नहीं पूछा है कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ बेसिकली कोई ट्रिक या यूज़ नहीं हो रही है, बट जस्ट बताने के लिए कि ये एक एनजीओ है ना कि इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली यहाँ आंसर 1 और 3 है। और आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है जैसे ये बीजिंग डिक्लेरेशन है। तो बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन ऑफन सीन इन न्यूज़, दैट टाइम इट वाज न्यूज़। अभी भी इससे रिलेटेड कुछ जैसे एन एजेंडा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड आउटकम ऑफ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कन्वेंड बाय द यूनाइटेड नेशन। जैसे यहाँ क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन which of the following statement is correct? Controlling inflation in India the responsibility of government of India only। extreme statement। the Reserve Bank of India has no role in controlling the inflation। ये भी गलत हो गया। तो डिक्रीज नो हो गया, एक्सट्रीम ओनली हो गया एक्सट्रीम। द डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प्स कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। ये सबको पता होगा मनी सप्लाई के बारे में। जितनी ज़्यादा मनी सप्लाई होगी इन्फ्लेशन उतना बढ़ेगा, जितनी कम मनी सप्लाई होगी उतना इन्फ्लेशन घटेगा। द इंक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। सो सेम बात है, दोनों ऑपोजिट स्टेटमेंट है। घटेगा तो इन्फ्लेशन घटेगी, बढ़ेगी मनी सप्लाई तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो ये जो इसका आंसर है वो सी है। और पहली जो 2 स्टेटमेंट है वो आपने एक्सट्रीम बेस पे एलिमिनेट कर दी, और जो दूसरी 2 स्टेटमेंट है उसमें थोड़ी सी नॉलेज आपको यूज़ करनी पड़ेगी। सो ये है। और आपका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू बायो टॉयलेट्स यूज्ड बाय द इंडियन रेलवे कंसीडर द फॉलोइंग। तो ये बायो टॉयलेट है, ये बेसिकली एक नया कॉन्सेप्ट है और अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें आपको कोई पॉजिटिव बताया होगा इस बायो टॉयलेट के बारे में, उसको आप सही कर देना और
अगर कोई नेगेटिव बताए उसको गलत कर देना, और एक्सट्रीम स्टेटमेंट उसको भी गलत कर सकते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन वेस्ट इज इन द बायो टॉयलेट इज इनिशिएटेड बाय फंगल इनोक्यूलम। तो ये बेसिकली ऐसी कोई स्टेटमेंट एक्सट्रीम नहीं बताई गई है, सिर्फ एक बेसिक नॉलेज दी है। तो आप इसको ऐसे रखेंगे। तो अमोनिया एंड वाटर वेपर ह्यूमन वेस्ट बायो इनिशिएटेड बाय, नो सॉरी, इसमें ये आपको ये एक फैक्ट टाइप दिया है कि फंगल इनोक्यूलम्स के वजह से वो इनिशिएशन होता है। और और ये जो वाटर वेपर आर द ओनली एंड प्रोडक्ट इन दिस डिकम्पोजिशन विच आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। सो ये भी एक एक्सट्रीम है कि ओनली दिस प्रोडक्ट इज रिलीज इन द एटमॉस्फेयर एंड ऑल दैट। सो यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो गई। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, जैसे सीड विलेज कॉन्सेप्ट है, वो encouraging the farmer to use their own farm to seed and discouraging them to buy the seed from others, और involving the farmers and training। बेसिकली ये आपका नॉलेज टाइप ही है। यू आर मार्किंग सम विलेज एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड सीड्स। तो ये इसका आंसर है। तो इसमें आंसर जो है वो होगा बी, involving the farmers for training in quality and seed production and thereby to make available quality of seed to the other at appropriate time and affordable cost। so ये है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है persistent deficit budget। सो ये बेसिकली इसका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। persistent deficit budget, which of the following action can be taken। अब बजट डेफिसिट को कैसे कम करना है उसके लिए क्या है, रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बिल्कुल सी बात है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा तो रेवेन्यू डेफिसिट कम होगी, रेवेन्यू डेफिसिट कम होगी तो बजट डेफिसिट इजीली कम हो जाएगी। इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम। अब वेलफेयर स्कीम का क्या होता है कि जैसे कोई भी वेलफेयर स्कीम है उसमें सरकार को पैसा लगता है लेकिन उसका रिटर्न बहुत कम रहता है। तो उस वजह से वेलफेयर स्कीम में एक प्रकार से लाइक पेंशन दे दी, वो सो दे दिया, सरकार का तो रिटर्न कुछ नहीं मिलता है। सैलरी दे दी, सैलरी इंक्रीज कर दी, जो भी है वो, या किसी वुमेन को 500 रुपये मंथली दे, 1000 रुपये मंथली दे दिया, तो वो स्टेट चीज़ें हैं जो है वो सरकार पे बर्डन क्रिएट करती है, ना कि वो रिड्यूस करती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। रैशनलाइजिंग सब्सिडी को रैशनलाइज करेंगे तो सरकार का पैसा बचेगा, सब्सिडी आप घटा देंगे तो सिलेंडर में पहले मान लो पहले तो मिलता ही 600-650 का था, उसमें तो 250 आपको सब्सिडी मिलती थी, जो 400 का आपको सिलेंडर पड़ता था। अब ये 1000 रुपये का सिलेंडर है, 950 रुपये का, उसमें भी सब्सिडी कम कर दी है तो 700-800 रुपये का आपको सिलेंडर पड़ता है। तो अगर रैशनलाइज करेंगे तो आपको सरकार का पैसा बचेगा, सरकार का पैसा यहाँ भी बचेगा, यहाँ भी बचेगा, दो वाले स्टेटमेंट में नहीं बचेगा। तो दो तो आपने ऐसे ही फाइंड आउट कर ली, तो आपका जो आंसर सही है वो 1 और 3 है। और जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन किस किस को मिली है, बनारसी साड़ी को तो आपको सबको पता ही है, और आपको ये भी पता होगा तिरुपति लड्डू को भी मिली है। तो ये बेसिकली एक फैक्चुअल नॉलेज है और इसका जो आंसर है वो 1 और 3 है। सो और इंडियन नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट statement is are correct। it is a public limited government company and it non banking financial company। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सो ये है आपका जो 2015 का जो प्रीलिम्स क्वेश्चन है, उसको हमने जो आपकी जो आपके क्वेश्चन ट्रिक्स से सॉल्व कर हो सकते थे उनको हमने सॉल्व किया है। और आप इसको देखिए और आप खुद प्रैक्टिस कीजिए और उसको अपना जो है एक हैबिट बनाइए, क्योंकि आप इजीली एलिमिनेट कर सके, ज़्यादा टाइम ना लगे आपको वो एग्जैक्ट क्वेश्चन फाइंड आउट करने में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।